दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनंत कहानियाँ पर। आप सुन रहे हैं यथार्थवाद के प्रणेता कहे जाने वाले श्री मुंशी प्रेमचंद के कथा संग्रह मानसरोवर 1 में संकलित कहानियाँ। यह कहानियाँ आप इंदु शर्मा की आवाज़ में सुन रहे हैं। आज की हमारी कहानी है घास वाली। यह कहानी एक निम्न जाति की महिला मुलिया पर आधारित है। कहानी नारी के आत्मसम्मान और सामाजिक असमानता के द्वंद्व को दर्शाती है, जहाँ मुलिया शोषित वर्ग की होने के बावजूद भी नैतिक जीत हासिल करती है। वास्तव में श्री प्रेमचंद दलित चेतना और स्त्री सशक्तिकरण को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी घास वाली। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आँखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आँखें डबडबा गईं। महावीर के समीप जाकर बोली, कुछ नहीं। उसने पूछा, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? इतनी उदास क्यों है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरण की सी आँखें, नीचे खींचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती थी। मालूम नहीं चमारों के घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो वे निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते हुए नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गज़लें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीची आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह उसके साथ कैसे रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झोआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, क्या तुझे मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह ज़रा भी नहीं डरी, ज़रा भी नहीं झिझकी। झोआ ज़मीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अभी चिल्लाती हूँ। चैन सिंह की आवाज़ में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई।
संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर वह रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो क्या किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर वह उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोएं खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती री? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निबाह न होगा। किसी को चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर क्या मैं चाटूं? उठा, झाबा और घास लेकर आ। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते हुए देखा, पर कुछ बोल न सका। बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो ज़रूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज़ कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले। जब से यह सत्यानाशी लॉरियां चलने लगी है, इक्के वाले की बगियाई बैठ गई है। कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लॉरियों के आने से इक्के को कौन पूछता है? महाजन का भी सूद ही नहीं पहुंच रहा, मूल का तो क्या कहना। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। ज़रा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो, मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नज़र आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा है। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो मैं चली जाऊँगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से रह गई। जी में आया, भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी चाहे घास छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ पैर सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास तो नज़र ही न आती थी। जी चाहता था कि ज़मीन फट जाए और मैं समा जाऊं। ज़मीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ। यहीं रोज़ चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतनी डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर
आप मेरे हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था अपने हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा दे वह दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो मैं गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोधा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि मैं तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह से यह चोला तेरे काम आवे, मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट से यह बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई थी। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। फिर बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कई सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलवों की भी बराबरी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ, और नीच जाति की औरत ज़रा सी घुड़की, धमकी या ज़रा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने के लिए तैयार हूँ। मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज नगुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी महरिया को आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं अगर काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूँगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, मैं कानी हो जाऊं तो मेरी ओर तकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ क्या? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा न होगा।
जवानी है, जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटे ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है, जवानी का नशा जाता रहा। केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थरथर काँपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल ही दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां भी देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर और इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होने लगा। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या का समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था। उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियाँ जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थरथर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बूढ़ऊ कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम ही नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तू हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देंगे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल ही दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे लेते आते हुए दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के भर हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर है, लाओ ज़रा मुझे भी दो। मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा कर बोल रहा है, उतने ही भिगो भिगो कर लगाएगा भी। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब मैं ले लूँगा। ज़रा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों में से तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के छाँट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटा तक चारों पुर बंद रहे।
जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो हम कभी नहीं जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई ही क्या है, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे भर का हरज हुआ। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में ही कर दोगे, न चाहोगे तो दिन भर में घंटे भर का काम भी न करोगे। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह से रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ कि मिजाज कुछ नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी कोई धर्म है कि नहीं, हम भी क्यों कसर छोड़ें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर ही जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और इतनी फटी हुई थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते भी शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था, क्या आजकल सवारियाँ कम हैं। महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ कहीं नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को पूछता ही कौन है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, अब 20 आने 20 पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई गाहक ही नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह उसके फटे हुए कुर्ते को देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक, मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को ओने पोने निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले आया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो गुड़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छील लेती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाती है बेचारी, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया था। कोई 4 बजे चैन सिंह को कचहरी से फुर्सत मिली। वह बाहर निकला। हाथे में पान की दुकान थी। ज़रा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाँ में 20 ही तांगे, इक्के, फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियाँ यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि कोई लॉरी मिल जाए तो ज़रा शहर ही चला जाऊं। उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइज़ों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उसे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की ही है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी है ना, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में ही पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा ज़माना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मार के लेंगे।
निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बूढ़ों के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। आंखों से पी जाएंगे क्या। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है और न ही दबती है। कैसा मुस्का मुस्का कर, रसीली आंखों से देख देख कर, अपने सिर का आंचल खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। यह वही मुलिया है जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे। अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का जाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान पर घास रखवा दी। जेब से कुछ निकाल कर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर झाड़ू लगा कर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर मैं खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ और पी गया। चैन सिंह ने ज़रा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है कि तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आपका ही तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, पर आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुम्हें बेगार नहीं देना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटक चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया को इस बात की चर्चा भूल कर भी न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की तरफ जा रहा था कि उसी जगह जहाँ मुलिया की बाह उसने पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा ही हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। दोनों एक क्षण चुपचाप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे कैसे भूल जाऊं? उसी बाँह गले की लाज तो निभा रहे हो, गरीब आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। ज़रा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं समझा।
मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी कहानी घासवाली। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।